ओके। स्वागत है आप सभी का। और बिल्स क्लासेस की तरफ से स्पेशल जो टॉप एग्जामिनेशन को लेके जो बॉटनी की क्लासेज हैं वो स्टार्ट की जा रही हैं। देखिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एग्जामिनेशन हो, बॉटनी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। लास्ट पेपर्स को देखेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए तो काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन बॉटनी से रहता है। और ट्रेडिशनली बॉटनी बहुत यूनिक चीज़ है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी सब्जेक्ट एक यूनिक डिस्टिंग्विशन रखता है ना। और फिर क्या है कि सब्जेक्ट में बहुत कुछ समाया हुआ है। तो टॉपिक्स आपके उसी लेवल पे तैयार हों, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है इन दिनों में। किसी भी एग्जाम को अगर आप लें तो एक टॉप लेवल स्कोर अपन को निकालना होता है ना, चाहे कोई सा भी टारगेट अपन ले रहे हो। तो और फिर दूसरा ये होता है कि हम स्टडीज भी कितनी बार करेंगे, या टॉपिक्स को भी हम कहाँ कहाँ से कितनी कितनी जगह से अपन करेंगे। तो एक कंबाइन एक डिज़ाइन किया गया है कि एक ऐसा क्लासेज आप लोगों को मिले जहाँ से एटलीस्ट आपका जो स्कोरिंग है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें बहुत ही अच्छा रहे। और अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो एक्सट्रीम हो जाए, है ना। कोई भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर क्वेश्चन चाहे कैसा भी डिज़ाइन हो, मेमोरी बेस्ड हो, या पेरिफेरल टॉपिक्स के इश्यूज होते हैं वहाँ से हो, तो वो आप आराम से कर पाएँ। तो लास्ट जो बैच रहे थे वहाँ पे हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए जो क्लासेस रखी थी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। और काफ़ी अच्छी बात है कि उस छोटे से बेस से हमने सिलेक्शन भी निकाले। और सेम चीज़ों को अब अपलिफ्ट करते हैं ना, कि वो चीज़ तो रहनी ही रहनी है, चीज़ें उससे भी बेटर हो जाए ताकि आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इन सारी चीज़ों पे काम करके ये कोर्स डिजाइन किया गया है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप कंपटीशन में हैं तो कंपटीशन का मीनिंग ये है कि आपको पर डे अपने आप को मैक्सिमम जितना आप राइज कर सकते हो सब्जेक्ट में, जितना आप लिफ्ट कर सकते हो, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और जिस दिन तक आप तैयार नहीं होते उस दिन तक आपके लिए कंपटीशन कोई फ्रूटफुल चीज़ नहीं हो सकती। तो वेदर आपके पास एक महीने का टाइम है, एक साल का टाइम है, कितना भी आपके पास टाइम हो, आपको एक बहुत ही डेडिकेट वे के अंदर अपनी स्टडीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और चीज़ों को भी वैसे ही कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सराउंडिंग के अंदर चीज़ें बहुत लाइट हैं, स्टूडेंट्स के पढ़ने के तरीके बहुत लाइट हैं, वे ऑफ डीलिंग जो है कंपटीशन कंपटीशन का जो सिनेरियो होता है उसको बच्चा आराम से भांप ही नहीं पाता है। और उससे कैसे डील किया जाए ये नहीं आता है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें सीखनी है। और सब्जेक्ट को तो डेफिनेटली बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेकर के जाना है। तो अपना जो स्टार्टिंग रहेगा उस स्टार्टिंग में वेरी फर्स्टली अपन टॉपिक इंक्लूड करेंगे। ये टॉपिक रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी से। प्लांट फिजियोलॉजी एक देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड से लेके आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जाएं, या नेट के पेपर से भी आप देखें तो वहाँ पे भी प्लांट फिजियो का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारा मैटर है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और सिलेबस का भी बहुत बड़ा सेक्शन है, वो उसके ऊपर बेस्ड है ही। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी है, और कितना सारा कंटेंट इसमें आपको तैयार करना होता है। ठीक है, सिंपल भी है और स्कोरिंग भी है। और पहला ही जो टॉपिक अपन आज की क्लास में ऐड करेंगे वो आपके सिलेबस का पहला पॉइंट होता है, बुक्स का भी पहला पॉइंट वही आता है, प्लांट और वाटर का रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप। देखिए, प्लांट्स जो हैं
उन प्लांट्स का वाटर के साथ में जो एंटायर कनेक्शन होता है ना, कि पौधे पानी के साथ किस किस बॉडी पार्ट में और कौन कौन सी जगह पे किस किस प्रकार से कैसे रिलेशनशिप्स में होते हैं। और वन थिंग, जैसे इकोलॉजी में आप पढ़ के आते ही हैं कि वाटर है वो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए जरूरी है। वाटर से लाइफ है वो रन करती है, और प्लांट्स के अंदर जड़ों से पानी एंटर होता है, स्टोमेटा से वापस वेपर्स में बाहर निकल जाता है। तो पूरा बॉडी पानी के संपर्क में होता है ना। जड़ों के रूट हेयर से लेकर के लास्ट जो टर्मिनल पॉइंट आता है जहाँ पे आप स्टोमेटा लेते हैं, तो स्टोमेटा तक पानी का कनेक्शन है। स्टोमेटा से बाहर एयर है, एयर में भी वाटर, वहाँ पे वेपर्स हैं। ह्यूमिडिटी का मैटर होता है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि हवा की अपेक्षित आर्द्रता क्या है। और ऐसे ही जड़ों के अंदर देखेंगे तो सॉइल वाटर होता है। तो सॉइल वाटर का मैटर है कि सॉइल वाटर क्या चीज़ है, किस प्रकार से इश्यूज होते हैं, वो सारा है। तो टॉपिक पे जाने से पहले अपन अपन चाहेंगे कि सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो पहला पॉइंट अपन लेते हैं, सॉइल वाटर। देखो, सॉइल वाटर का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल, है ना, चाहे आप कोई सा भी सॉइल टाइप लें और उसका टेक्सचर कुछ भी हो, है ना, उसके अंदर कंटेंट्स जैसे क्ले का है, लोम का है, पार्टिकल्स कैसे भी हो, ह्यूमस का अमाउंट कुछ भी हो, डिकम्पोज मटेरियल कितना भी हो, वो सारा उसका कंपोनेंट होता है, कंपोजिशन होता है। उस कंपोजिशन के बाद में सॉइल के अंदर जैसा कि देखा जाए तो पार्टिकल्स हैं मिनरल के, और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। और ये जो स्पेस होता है, ये स्पेस ही दोनों चीज़ों को होल्ड कर सकता है। इस स्पेस के अंदर एयर भी होती है और इस स्पेस के अंदर वाटर भी होता है। तो सॉइल वाटर का मेनली जो सीधा कनेक्शन होता है ना, कि डायरेक्टली सॉइल वाटर दिमाग में आते हैं अपन, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच की जो जगह होती है उसको अपन इंटर पार्टिकुलर स्पेस बोलते हैं। वहां जो पानी एग्जिस्ट करता है, हमारा मतलब उससे होता है। सॉइल का अपना हाइड्रोस्फीयर भी होता है, ये सॉइल का हाइड्रोस्फीयर है। सॉइल का अपना एटमॉस्फेयर भी होता है, और सॉइल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो सॉइल का अपना बायोस्फीयर भी होता है। तो देखा जाए तो सॉइल अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, और बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर का तो एक खुद पार्ट होता ही है। ये जो सॉइल है वो लिथोस्फीयर का तो पार्ट है ही। तो एक कंप्लीट जो वर्ड है, टोटलिटी है इसके अंदर, अपने आप में एक संसार की तरह होता है सॉइल। और नो डाउट लाइफ को सपोर्ट करना, इवोल्यूशन के अंदर आप देखेंगे कि मोनोमर्स जब पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, तो क्ले के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने प्रोसेस को कैटलाइज किया और प्रोसेस को सपोर्ट किया। और एंशिएंट लिटरेचर के अंदर आपका जो पंचभूत जो सिद्धांत है, उसके अंदर भी जीवन का एक पिलर है सॉइल, है ना, पृथ्वी, जिसको अपन पृथ्वी बोल सकते हैं, दैट इज कंपोनेंट सॉइल। तो लाइफ को लाने में, लाइफ को चलाने में, और स्पेशली प्लांट से एंगल से बात करते हैं, तो सॉइल अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टेक्निकली अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो सॉइल के वाटर को आप सॉइल सैप भी बोल सकते हो, है ना। वैसे तो सैप रस को बोला जाता है, तो सॉइल में ऐसे कोई वो नहीं है जैसे प्लांट का सैप होता है, वैसे सॉइल सैप बोल सकते हो, लेकिन सॉइल वाटर ही सॉइल सैप है। कंपोनेंट वाइज देखें तो इसमें एक तो वाटर होना चाहिए, और वाटर के साथ में जो डिजोल्व मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो होंगे।
तो सॉइल में एक सॉल्यूशन है ना, आप इसको सॉइल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। यही चीज सॉइल सॉल्यूशन भी है। हालांकि सॉइल सॉल्यूशन का मीनिंग आप ये नहीं निकालेंगे कि इसके अंदर जो मिट्टी के कण हैं वो सस्पेंडेड है, वो अलग चीज है। वो आप कोलोइडल सिस्टम है। अगर आपके पास एक गिलास है पानी से भरा हुआ और आप उसके अंदर ऐड कर दें मिट्टी को, तो इसमें एक तो गदलापन है और एक इसमें पार्टिकल्स हैं। बाहरी पार्टिकल्स हैं वो पेंदे में बैठ भी जाएंगे ना, बाकी इसमें सस्पेंडेड रहेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो तो सस्पेंडेड मटेरियल है। सस्पेंडेड का मतलब है मिनरल है वो, मिनरल जो कि अनडिजॉल्व्ड है। दूसरा वो है जो सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें वो सारी चीजें जो पानी में घुल गई, ये सॉल्यूशन है। तो हम सॉइल सॉल्यूशन का मतलब ओनली जो मिनरल्स डिजोल्व हो गए उससे हमारा कनेक्शन है। कि पानी और पानी में घुले हुए जो न्यूट्रिएंट हैं, है ना, मिट्टी के जो कण हैं, वो सॉइल सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉइल खुद है। और पानी के साथ जो कुछ उसमें घुल सकता था, जो घुल गया, चाहे वो कोई सा भी न्यूट्रिएंट हो, उससे जो बिना बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, वो सॉल्यूशन है। तो पौधे अपनी जड़ों से सॉइल सॉल्यूशन को उठाते हैं, या सॉइल वाटर को उठाते हैं, है ना? या सिंपली वाटर उठाते हैं ना, ऐसे कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। किसी भी सॉइल के अंदर जो वाटर की मात्रा होती है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो टर्म होता है होलार्ड। होलार्ड का मतलब होता है टोटल वाटर। ये कंपटीशन एग्जाम के शब्द है, आपको ध्यान देना है। होलार्ड का मतलब है टोटल वाटर। और इसके बाद में दूसरा वर्ड अपन ले सकते हैं क्रिसार्ड। क्रिसार्ड का मतलब होता है प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल वाटर होता है ना, प्लांट्स जिसको यूज कर सकते हैं, वाटर यूजेबल बाय प्लांट्स। और स्पेशली प्लांट्स का मतलब है रूट्स। ये पौधा अपनी जड़ों से टोटल पानी का जो हिस्सा सोख सकता है, या पौधे के काम का जो पानी है, उसका नाम होता है क्रिसार्ड। तो टोटल वाटर है, उसको आप होलार्ड बोलेंगे। और काम का पानी है, उसको अपन क्रिसार्ड बोलेंगे ना, यूजेबल, यूजेबल बाय प्लांट्स। तो अगर हम टोटल में से यूजेबल को माइनस कर दें तो वो बचेगा जो पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो रह जाएगा इकार्ड। दैट इज अनयूजेबल वाटर। यानी कि टेक्निकली आप कह सकते हैं दिस इज होलार्ड माइनस क्रिसार्ड। तो टोटल में से यूजेबल को हटा दीजिए तो जो नॉन यूजेबल है वो बच जाएगा, उसको अपन बोलते हैं ई कार्ड। तो होलार्ड क्या है, क्रिसार्ड क्या है, ई कार्ड क्या है? ये फ्रैक्शन ऑफ सॉइल वाटर हैं, कि सॉइल वाटर के हिस्से हैं। टोटल हिस्सा, काम का हिस्सा, और नहीं काम का हिस्सा, ऐसे आप इनको समझ सकते हैं। आपको जहाँ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं या अपना हैंड राइज कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अब अपन कुछ और टेक्निकल टर्म्स की बातें करेंगे। जैसे एक तो अपन कह सकते हैं कि कैपिलरी वाटर है, ठीक है। ऐसे अपन कह सकते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। सिमिलरली अपन ले सकते हैं केमिकली बाउंड वाटर।
ठीक है, ऐसे अपन ले सकते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, और ऐसे अपन ले सकते हैं वाटर वेपर्स। तो सॉइल के वाटर को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं 5 टाइप्स के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके इन चीज़ों को अपन समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास सॉइल के पार्टिकल्स हैं। सॉइल के पार्टिकल्स सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं ना, कि आपका सॉइल टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल की साइज होती है। जैसे क्ले में सबसे छोटे पार्टिकल हैं, जो लोमी सॉइल है उसमें बड़े होते हैं, तो वो मैटर करता है कि आप कौन सी सॉइल टाइप की बात कर रहे हो। ठीक है, पहला मैटर आता है कि कैपिलरी वाटर हम किसे कहेंगे। तो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह बनती है, जैसे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बनता है, इस स्पेस का मीनिंग कि ये पतली ट्यूब लाइक है ना। ट्यूब तो जैसे सीधी होती है ना, ये टेढ़े मेढ़े हैं। जैसे केमिस्ट्री में कैपिलरी ट्यूब है, वो ऐसे कांच की बनी हुई बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, उनको अपन कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। तो सॉइल के अंदर से कांच की ट्यूब जैसा सीधा स्पेस तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे तो पार्टिकल्स के बीच में टेढ़ा मेढ़ा स्पेस है, लेकिन वो स्पेस है। इस स्पेस के अंदर जो वाटर है वो है कैपिलरी वाटर। दिस इज कैपिलरी। और कैपिलरी वाटर की खास बात ये है कि प्लांट्स केवल इसी को यूज करते हैं। प्लांट्स यूज इट। बाकी कोई सा भी पानी है वो पौधों की जड़ों से एब्जॉर्ब नहीं होता है। प्लांट्स केवल कैपिलरी वाटर को यूज करते हैं, यानी पौधे अपनी जड़ों से जो पानी सोखते हैं वो सॉइल के कैपिलरी वाटर का मैटर होता है। ठीक है, इसके बाद में पानी का एक हिस्सा वो भी है जो सॉइल के पार्टिकल्स के साथ में उसकी सतह पे चिपका रहता है। जैसे आपके पास एक पत्थर हो, आप उसको पानी में लेके जाओ तो पत्थर गीला हो जाएगा। तो गीले होने का मतलब क्या है कि उसकी सतह के ऊपर पानी है वो चिपक गया। पानी अंदर नहीं जा सकता पत्थर के, डिजोल्व भी नहीं हो सकता पत्थर पानी में, लेकिन सतह वो भीग गई। तो सतह के ऊपर जो पानी चिपक गया, राइट, सतह के ऊपर जो पानी चिपका है उसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक। कि जिससे आर्द्रता आती है या गीलापन आता है, दिस इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, जैसे कि अपन हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करें, तो आप दो सीन एज्यूम कर लीजिए। एक क्ले सॉइल है और एक लोमी सॉइल है। क्ले के पार्टिकल छोटे होते हैं, लॉम के पार्टिकल बड़े होते हैं ना, स्मॉल पार्टिकल लार्ज पार्टिकल ऐसे। स्मॉल साइज है पार्टिकल की, और कंपैरेटिवली लॉम के पार्टिकल वो बड़े होते हैं, लार्ज साइज है। तो आप बता सकते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर की मात्रा क्ले में ज़्यादा होती है या लोम में ज़्यादा होती है। ठीक है, आंसर इज करेक्ट कि क्ले के अंदर ज़्यादा होगा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्ले का ज़्यादा है और लोम का है वो कम होगा। देखो, इसका आंसर निकालने का एक तरीका है। तरीका क्या होता है कि आप सॉइल की निश्चित आयतन की कल्पना कीजिए। एक आपने क्ले लिया, उसमें पार्टिकल छोटे हैं, और एक आप लोम लेंगे, लोम के अंदर पार्टिकल है वो बड़े हैं। तो जहां पार्टिकल बड़े हैं वहां सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया, अकेले पार्टिकल की बात नहीं होगी।
टोटल सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया विद इन ए यूनिट वॉल्यूम। तो सॉइल का जो एक निश्चित आयतन अपन ले लें, उस निश्चित आयतन में पार्टिकल्स का जितना भी सरफेस एरिया है उसको आप जोड़ दें। जैसे यहाँ पे 100 पार्टिकल हैं तो 100 पार्टिकल का सरफेस एरिया जोड़ दो। यहाँ पे भी 100 पार्टिकल हैं तो उनका सरफेस एरिया जोड़ दो। तो सरफेस एरिया ज़्यादा कहाँ पे है? छोटे पार्टिकल में है। सरफेस एरिया यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे सरफेस एरिया कम है। तो सतह जितनी ज़्यादा होगी, सतह के ऊपर चिपकना उतना ज़्यादा होगा, राइट। सतह के ऊपर पानी का चिपकना, सतह के ऊपर पानी का चिपकना, इसके लिए जो फोर्स जिम्मेदार होता है उसको अपन बोलते हैं एडहीशन फोर्सेस। एडहीशन फोर्सेस हिंदी में बोलते हैं आसंजन बल। तो सतह पे चिपकना वो एडिशन कहलाता है। जैसे ना एडेसिव चीजें होती हैं, चिपकाने का ग्लू होता है वो एडहेसिव होता है। तो सतह पे चिपकने में जो फोर्स काम में आता है या पानी की जो पावर काम में आती है, पानी अपने कौन सी ताकत से सतह पे चिपकता है? एडहेशन फोर्स। और एडहेशन एरिया कितना बड़ा होगा वो आपको टोटल पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग निकालना होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात कर सकते हैं कि पानी की कुछ मात्रा ऐसी होती है जो जो रॉक्स हैं, जो मिनरल पार्टिकल्स हैं, उनमें केमिकली बाउंड वाटर है। ये रॉक का हिस्सा है, ये रॉक की सतह पे भी नहीं है, सतह के या पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है उसमें भी नहीं है। ये पार्टिकल के साथ केमिकली बाउंड है ना, रासायनिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। और ये सॉइल टाइप का मामला होता है कि पेरेंट रॉक क्या है ना, इसका कनेक्शन किससे है? पेरेंट रॉक से। कि जिस चट्टान से आप पेडोजेनेसिस करके मिट्टी बना रहे हो, उस चट्टान के अंदर केमिकली बाउंड वाटर की मात्रा कितनी थी, उसी के अकॉर्डिंग उससे बनने वाली सॉइल में होती है। इसको अपन बाहर से छेड़ नहीं सकते। पार्टिकल साइज का इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाहर पानी कितना भी कम हो, कितना भी ज्यादा हो, उसका केमिकली बाउंड वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराते तब तक हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये उसका खुद का अपना मैटर है कि उसको बनाने वाली रोक में केमिकली बाउंड वाटर कितना था, उसके अकॉर्डिंग बनने वाली सॉइल के अंदर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर पानी की वो मात्रा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्राउंड की तरफ पुल हो सकती है, जिसको जमीन अपनी तरफ खींच ले, जिसकी पुलिंग पॉसिबल है, उसको अपन ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर को भी हम ऐसे यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल की मात्रा क्ले में ज्यादा होगी या लोमी सॉइल में ज्यादा होगी। लोमी सॉइल जहाँ पे पार्टिकल बड़े हैं ग्रेविटेशनल मात्रा ज्यादा होगी, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल की मात्रा वो कम होगी। ग्रेविटेशनल अमाउंट का सीधा सीधा कनेक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोर साइज। कि सॉइल के जो पोर हैं या इंटर पार्टिकल स्पेस ना, पोर का मतलब क्या है? इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेस जहाँ छोटे हैं ग्रेविटेशनल पुल कम लगेगा, और ऐसा पुलिंग वाला वाटर भी कम होगा जिसको खींचा जा सके। और जहाँ पोर बड़े हैं वहाँ इंटर पार्टिकल स्पेस भी बड़े होते हैं, और वहाँ ग्रेविटेशनल जो वाटर है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ग्रेविटेशनल वाटर वो है जो जमीन अपने अंदर की तरफ खींच लेती है, यानी कि
टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि जिसका परसोलेशन हो जाता है। ग्रेविटेशन की वजह से जो पानी नीचे खिंच जाता है, या पानी जिसको जमीन अंदर की तरफ की परतें सोख लेती हैं, है ना, क्योंकि जहाँ पे आप मिट्टी ले रहे हो उसके नीचे भी तो सोइल है, उसके नीचे दूसरी परतें हैं। तो जो पानी नीचे की परतों द्वारा सोख लिया जाएगा वो परसोलेटेड वाटर है। तो परसोलेशन ग्रेविटेशनल से जुड़ा हुआ शब्द है। और पोर साइज का मामला होता है कि पोर जितने बड़े होंगे आराम से परसोलेट हो जाए। जैसे रेगिस्तान की मिट्टी है, सैंड ड्यून्स है, तो सैंड ड्यून की पोर साइज बड़ी है तो पानी बरसेगा और रेन वाटर हाथों हाथ नीचे चला जाता है। चिकनी मिट्टी है क्ले, उसमें पानी बरसेगा, उतनी मात्रा में आप रेनफॉल कराइए, पानी है वो मिट्टी के ऊपर भर जाता है। तो पोर साइज बड़ा होगा, परसोलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो रिचार्ज जो होता है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज है वो पोर साइज बड़ा होने पे ज़्यादा होगा और पोर साइज छोटा होने पे कम होगा। कि मिट्टी के पोर बड़े हैं तो जल्दी पानी नीचे की टेबल में जाएगा और वाटर टेबल रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अपन वाटर वेपर्स को ले सकते हैं। तो सॉइल के अंदर जो टेम्परेचर है ना, सॉइल के टेम्परेचर का मैटर है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर्स की मात्रा बढ़ती है, राइट। तो मिट्टी अगर ड्राई हो, ना, वाटर वेपर्स की मात्रा की बात करें, वी आर डिस्कसिंग वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स की मात्रा एक तो डिपेंड करेगी पोर साइज के ऊपर, और दूसरा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ सॉइल। टेम्परेचर ऑफ सॉइल तो टेम्परेचर ऑफ सॉइल आप बढ़ाएंगे, वाटर वेपर्स बढ़ेगा, और पोर साइज बड़ा होगा तो वेपर्स की मात्रा उसके अंदर, या ये सारे आंसर आपको देने होते हैं इकाई आयतन के हिसाब से ना, यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। यूनिट वॉल्यूम नहीं, इकाई आयतन आप मान के चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होते हैं। पार्टिकल भी उसके अकॉर्डिंग मानते हैं, स्पेस भी उसके अकॉर्डिंग मानते हैं, ऐसे। ठीक है। वाटर वेपर्स हैं ये, पौधे इसका यूज नहीं कर सकते, है ना। केमिकली बाउंड वाटर है, ग्रेविटेशनल वाटर है ना, इन सबको प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। प्लांट्स ओनली जो कैपिलरी वाटर है उसको यूज कर सकते हैं। तो एक तो अपन लेते हैं हॉट ह्यूमिड, है ना, जैसे कि आपका ट्रॉपिकल सॉइल है। ठीक है। और एक अपन ड्राई सॉइल लेते हैं, जैसे कि डेजर्ट के होते हैं। तो वाटर वेपर्स ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ज़्यादा कहाँ पे है? तो साथ में आपको देखना है कि टेम्परेचर तो मिल जाएगा डेजर्ट में लेकिन मॉइस्चर नहीं है। तो वाटर वेपर्स की मात्रा हॉट ह्यूमिड के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पे कम मिलेगी। तो एक तो अपन ऐसे बात कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ और कंडीशंस को अपन एज्यूम कर सकते हैं सॉइल वाटर को लेकर के। वन इज सैचुरेटेड सॉइल, one is filled capacity, and one is permanent wilting coefficient। तो तीन चीजों पे हम डिस्कस करते हैं, एक सैचुरेट सॉइल, एक फील्ड कैपेसिटी और एक परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट
वाली सॉइल। ठीक है, देखो सैचुरेट सॉइल का मतलब है कि इंटर पार्टिकल स्पेस में जितना पानी आ सकता है उतना पानी आपने, उससे ज्यादा पानी आपने उसमें दे रखा है। मेन इंटर पार्टिकल स्पेस फिल्ड बाय वाटर। तो पार्टिकल्स के बीच में जितनी भी जगह है सारी जगह आपने पानी से भर दी। अगर ऐसा हो गया तो पानी के अंदर, सॉरी सॉइल के अंदर, पार्टिकल स्पेस के अंदर एयर अपसेंट हो जाएगी, एयर अपसेंट। तो पार्टिकल्स के बीच में जितनी भी जगह थी सारी जगह पानी से भर गई तो वो सैचुरेट कंडीशन होगी, और इसी को अपन वाटर लॉगिंग बोलते हैं, वाटर लॉगिंग। कि मिट्टी के अंदर पानी है वो भर गया है, पानी जितना उसमें समा सकता है उससे भी ज्यादा पानी है, तो एयर है वो टोटली अपसेंट हो गई ना, सॉइल में एयर नहीं मिलेगी। और सॉइल में एयर नहीं मिलेगी तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि रूट्स का रेस्पिरेशन है वो प्रभावित हो जाएगा, रूट रेस्पिरेशन इनहिबिटेड। तो पौधे की जड़ों को भी रेस्पिरेशन करना होता है, रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो चाहिए होती है। और जो इसके अलावा बात करें तो जो माइक्रोफ्लोरा है, माइक्रोफोना है ना, मिट्टी के अंदर हवा जब होती है तो उसमें माइक्रोफोना एंड फ्लोरा दोनों डेवलप होते हैं, वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्लांट फिजियो के हिसाब से बात करें तो जड़ों को दिक्कत हो जाएगी और जड़ों को रेस्पिरेशन करने में दिक्कत आएगी। तो रूट रेस्पिरेशन इनहिबिट होता है अगर सेचुरेट कंडीशन सॉइल की हो गई है वाटर के साथ में। तो फील्ड कैपेसिटी का मतलब ये है कि सॉइल में जितना पानी समा सकता है उतना पानी आपने उसमें दिया हुआ है। मेन यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस जो है, इंटर पार्टिकल स्पेस, इसमें आपको वाटर भी मिलेगा और एयर भी मिलेगी। तो कंप्लीटली पानी से भरे हुए नहीं है, वहां पे पानी भी है और एयर भी है। इट मीन्स दिस इज सुटेबल फॉर रूट ग्रोथ, दिस इज सुटेबल फॉर बेस्ट रूट ग्रोथ। तो जड़ें आराम से ग्रो करें, जड़ों को पानी भी मिल जाए, रेस्पिरेशन के लिए एयर भी मिल जाए, ऐसा कंडीशन फील्ड कैपेसिटी वाली सिचुएशन में होता है। इस सॉइल के अंदर इतना पानी जितना उसमें समा सकता है, जैसे आपके पास स्पंज हो और आप उसमें जितना पानी समा सकता है उतना ही पानी डाला तो वो नीचे रिस भी नहीं रहा है और ऊपर पानी की परत भी नहीं है, वो समाया हुआ पानी, वो है फील्ड कैपेसिटी। इसमें आपको ध्यान देना है कि जड़ों के साथ में यहाँ पानी के साथ में एयर भी है, तो दिस इज बेस्ट फॉर रूट ग्रोथ। सैचुरेट के अंदर एयर की जगह पानी ले लेता है तो एयर नहीं बचती है, वो वाटर लॉगिंग है। ठीक है, और अगर हम और कम कर देंगे या वाटर के अमाउंट को कम कर देंगे तो वो विल्टिंग है। जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स, जैसे अपन बात करें कि सुबह जो पौधे हैं उनकी पत्तियां बिल्कुल से यंग दिखती हैं, टर्जिड दिखती हैं, पौधा बिल्कुल से सुंदर दिखता है। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है तो पौधे के ऊपर वाले भाग हैं वो झुक जाते हैं। तो ये जो सिम्टम है ये विल्टिंग कहलाता है, दिस इज कॉल्ड विल्टिंग, जिसको हिंदी में मुलानी बोलते हैं, मुलानी। तो जैसे ही पानी की कमी होती है तो पौधे के सबसे यंग भाग हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, इसको विल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, विल्टिंग वैसे पैथोलॉजी में भी होता है ना, विल्टिंग पौधे बीमार होने पे भी ऐसे झुक जाते हैं, उनके
विल्टिंग कोज, विल्टिंग सिम्टम भी होता है, वॉस्कुलर विल्ट्स जैसे फ्यूजेरियम से होता है, फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम कपास के अंदर, है ना, विल्ट डिजीज ऑफ कॉटन। तो विल्टिंग एक अवस्था का नाम है, जिस अवस्था में पौधे के जो यंग भाग है वो मुरझाए हुए से हो जाते हैं। ठीक है, इसका सीधा कनेक्शन पानी की कमी से होता है, वाटर डेफिशिएंसी। ठीक है, इन सारी चीजों को चेक करते हैं। अगर सेचुरेट सॉइल है, वाटर लॉगिंग है, पानी जमीन में या मिट्टी में पानी जरूरत से भी ज्यादा है, तो भी विल्टिंग आएगी। लेकिन इस विल्टिंग का कारण है रूट रेस्पिरेशन का बाधित होना, रूट रेस्पिरेशन इनहिबिशन। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी में ऐसा कुछ नहीं आएगा। वाटर लॉगिंग में आपको विल्टिंग मिलेगी, लेकिन उसका कारण है जड़ें रेस्पिरेशन नहीं कर पा रही हैं, वो कारण है, पानी की कमी कारण नहीं है उसका। ठीक है, अगर सॉइल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी, ड्राई सॉइल है, तो वहां पे भी हमें विल्टिंग देखने को मिलेगी। और ये वाली विल्टिंग है, ये एक्चुअल में सॉइल वाटर की कमी से है, सॉइल वाटर डेफिशिएंसी। और सॉइल में पानी की कमी होने पे पौधे में पानी की कमी हो जाती है ना। प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी है वो फुल्ली टर्जिड नहीं हो पाती ना, फुल्ली टर्जिड नहीं हो पाती है, तो वो भाग मुरझा जाते हैं। तो इसको भी अपन देख सकते हैं कि एक तो ये टेम्परेरी होती है, ये पौधे दोपहर दोपहर में मुरझाते हैं और शाम को फिर से हो जाते हैं। एक ये परमानेंट होती है। जिस समय पे ट्रांसपायरेशन की रेट, है ना, वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की रेट बहुत ज़्यादा हो जाए और वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट कम हो जाए, जैसे दोपहर के अंदर होती है ना, नून टाइम के अंदर, कि दोपहर के अंदर ट्रांसपायरेशन तो बहुत ज़्यादा हो गया और पानी है वो एब्जॉर्ब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, तो जड़ें जितना सोखती हैं उससे कहीं ज़्यादा पत्तियां अगर उड़ा देती हैं तो पौधा दोपहर दोपहर में मुड़ जाएगा। वो टेम्परेरी विल्टिंग है, वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, सॉइल का मामला नहीं है। सॉइल में पानी है, पौधे को पानी अवेलेबल भी है, लेकिन पौधा पानी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से या नून कंडीशन से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा कर देता है। दूसरी कंडीशन हम ऐसी ले सकते हैं जहाँ पे सॉइल के अंदर वाटर ही नहीं है, तो परमानेंटली पौधा मुरझाने लग जाता है। तो फर्स्ट सिम्टम जब आता है कि मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा कम होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पहला सिम्टम पानी की कमी वाला पौधों में आने लग जाएगा, और वो भी कौन सा, टेम्परेरी के अलावा वाला। दोपहर दोपहर में मुरझाएं, शाम को सही हो जाए तो वो परमानेंट नहीं है। शाम को भी पौधा आपको मुरझाया हुआ ही मिलेगा, यानी कि फर्स्ट सिम्टम, और वो भी परमानेंट विल्टिंग का जिस समय आता है उस समय पे सॉइल वाटर जो होता है, एट दैट टाइम सॉइल वाटर जो होता है उसको अपन बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट, दैट इज परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट। तो ड्राइनेस जो होती है ना, सॉइल सूखते सूखते इतनी सूख जाए कि पहली बार पौधे हैं वो परमानेंटली विल्टिंग देने लग जाए, तो उस समय पे पानी की जो मात्रा होती है वो परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट के रूप में काउंट होती है। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, या सॉइल में कितना पानी समाया जा सकता है,
ये सॉइल टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्ले के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगा और जो लोम सॉइल लेंगे उसमें आपको कम मिलेगा। परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट है, ये क्ले का लेट आएगा। और लोम का जल्दी आएगा। कि आप सेम मात्रा में पानी है और उसकी कमी को चालू करें तो क्ले मिट्टी में जो पौधे खड़े हैं उनके अंदर विल्टिंग बाद में आएगी, उससे पहले तो जो पार्टिकल जहाँ पे बड़े हैं वहाँ के पौधों में आने लग जाएगा। तो चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है ना, जैसे ग्रेविटेशनल भी इसमें काम करेगा और साइज इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो सेचुरेट सॉइल टोटली आपने एयर को एलिमिनेट कर दिया, उसका कनेक्शन फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, रूट रेस्पिरेशन का इनहिबिशन उससे है। फील्ड कैपेसिटी, ये बेस्ट सीन है कि यहाँ पे पानी भी है और हवा भी है, तो बेस्ट कंडीशन है, दिस इज द बेस्ट फॉर रूट ग्रोथ। और अगर फील्ड कैपेसिटी से पानी कम हो जाएगा, पानी की मात्रा अगर कम हो गई तो फिर परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट आने लग जाएगा। और परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट से भी अगर सॉइल में वाटर कम हो गया तो वो फिर ड्राई सॉइल्स है। तो पौधा अपनी जड़ों से पानी को सोखना चालू करता है। परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट जब आ जाता है सॉइल का तो वहां से भी पानी को सोखने की कोशिश होती है, ड्राई सॉइल से भी पानी को सोखने की कोशिश होती है। एक पानी पानी होता है वो भी गलत है, फील्ड कैपेसिटी के बराबर पानी है वो बेस्ट है। विल्टिंग की तरफ जा रहा है तो कमी है, उसमें भी पौधा जूझता है और ड्राई सॉइल के अंदर भी जूझता है। और फिर हैबिटाट की बातें अगर आने लग जाती हैं तो जहाँ पे हमेशा ही पानी भरा रहता है वो अलग चीज़ है, जहाँ हमेशा ही पानी की कमी होती है, डेजर्ट है, ड्राई सॉइल है, तो वो फिर अडेप्टेशन के मामले होते हैं। अपनी लाइफ के अंदर किसी चीज़ से निपटना है वो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है। और परमानेंटली हैबिटाट के किसी फीचर में अपने आप को मेंटेन करना है वो अडेप्टेशन का मामला होता है। तो वाटर लॉगिंग वाले हैं, जैसे दलदल के अंदर मैंग्रोव्स वगैरह लोगे तो वो सेचुरेट सॉइल से अडेप्टेड हैं, सलाइन के अडेप्टेड हैं। डेजर्ट के प्लांट्स हैं, एरिड प्लांट्स हैं, वो ड्राई सॉइल के लिए अडेप्टेड है, तो उनमें स्पेशल फीचर्स आने लग जाते हैं। अदरवाइज हम सॉइल वाटर के रिगार्डिंग बातें करें तो उनमें हम इन पॉइंट्स को पुट कर सकते हैं।